मैं आजाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम यात्रियों के नजरिए पे बात कर रहे थे। इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो बनाया है। निश्चित तौर पे उस दोनों वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज हम इसके लास्ट तीसरे वीडियो की बात करने जा रहे हैं, जो पूरी ही चैप्टर को इसमें हम समेट लेंगे और उसके बाद से आप इस पूरे तीनों वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रश्न उत्तर मिलता है क्लास 12 में, वो आप बनाने का प्रयास करिएगा। निश्चित तौर पे आपसे ये बनेगा और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो इससे आप नहीं बना सकते हैं। अगर कंसेप्चुअल बड़ी ध्यान से पूरा वीडियो आप देखने की कोशिश करिएगा, तब अगर आप इसे छोड़ के देखिएगा तो निश्चित तौर पे कंसेप्ट क्या होगा, इसमें लैग करेगा। तो आज हम तीसरी के बारे में बात करने। हमने पिछले वीडियो में इब्न बतूता और किसके बारे में, अल बरूनी के बारे में बताया कि अल बरूनी ने भारत में आया तो कितनी उसकी समस्याएं हुई, कौन कौन सी बाधा हुई, और फिर यहाँ के वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में उसने कैसे बताया और तुलना भारत से किया था। ठीक उसके ही प्रकार हमने इब्न बतूता के बारे में आपको बताया कि इब्न बतूता भारत में आया तो क्या क्या देखा। इसने नारियल, पान, साथ ही संचार प्रणाली और दिल्ली जैसे शहर की भी व्याख्या करता है और उसके बारे में बताता भी है। तो और तीसरा जो था यात्री, उसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस का रहने वाला था। यूरोप में फ्रांस पड़ता है, वहीं का रहने वाला था। भारत में आया था और इसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर, और उस किताब को फ्रांस भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था। जब वो भारत आया था तो उस समय में शाहजहां का शासन था और शाहजहां के ही पुत्र दारा सिकोह का उससे चिकित्सक नियुक्त किया गया था। नौकरी की तलाश में यह व्यक्ति फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था। ऐसा नहीं था कि ये पहला व्यक्ति था जो फ्रांस से आया हुआ था या यूरोप से आया हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारे यात्री, पुर्तगाली हो या फिर डच हो या अंग्रेज हो, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आए थे जो नौकरी की तलाश में या व्यापार की तलाश में यहाँ तक पहुंचे थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ये भी था जिसका नाम फ्रांसवा बर्नियर था। लेकिन ये थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित था। जो भी चीज देखता था उसको फ्रांस की तुलना ये किससे करता था, भारत से। निश्चित तौर पर फ्रांस उस समय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा हुआ समाज था, तो वहां का समाज थोड़ा डेवलप होगा, और भारत का समाज अभी मुगलों के अधीन चल रहा था, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां रही होगी। उसी कमियों की तुलना ये हमेशा किसके साथ करता है, फ्रांस के साथ करता है, जिसे हम पूरब और पश्चिम की तुलना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में देखते हैं कि इसने क्या क्या बातें देखा, क्या सुना, क्या समझा और क्या चीज का वर्णन किया, जो यूरोप में जाने के बाद बहुत ही लोकप्रियता के साथ इसकी किताबें बिकी थी, जिसका नाम था ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर। चलिए तो दोस्तों, आज हम तीसरे वीडियो की बात करते हैं, तीसरे लेक्चर की, जो लास्ट आपका लेक्चर होगा। यात्री बर्नियर, जिसे फ्रांसवा बर्नियर कहते हैं, और अविकसित पूरब की बात करता है। यानी पूरब मतलब भारत, यानी यूरोप से पूरब में है तो इसे भारत की बात करता है। अविकसित यानी भारत जो था वो अविकसित था। देखिए, कहता है कि इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिससे वह प्रभावित हुआ। इब्न बतूता जो था वो हर उस बात को बताने की कोशिश कर रहा था जिस बात से वो क्या था, प्रभावित था, और जो उसके उत्सुकता का कारण बना, जो देखने के बाद वो काफी खुश हुआ, उस चीज को भी क्या हुआ, उसने बताने का प्रयास किया। लेकिन इसके ठीक विपरीत फ्रांसवा बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था, पूर्वाग्रह से ग्रसित था। उसने भारत में जो देखा उसका सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना करने का प्रयास किया। इसने तुलना नहीं किया, इब्न बतूता ने उतना तुलना नहीं किया। हाँ, थोड़ी बहुत तुलना जरूर की, जैसे नारियल का खजूर से किया, पान का किससे किया था, अंगूर से, लत्ते से किया था, लेकिन उतना नहीं। लेकिन इसने हर एक बात का तुलना भारत का फ्रांस से करने का प्रयास किया था। ठीक है, कर कि तथा प्रतिहीनता को उजागर किया। उसका विचार यहाँ अधिक चिंतित था। उसका विचार यहाँ के नीति निर्माताओं एवं बुद्धिजीवियों से प्रभावित था। वह यहाँ की नीतियों से संतुष्ट नहीं था। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। वह हमेशा ही भारत की तुलना में यूरोप को श्रेष्ठ बताता रहा। इसमें यूरोप को विकसित और भारत को अविकसित के रूप में देखता था। उसने भारत को गरीब भी बताया और यहाँ की सामाजिक भिन्नताओं को भी दिखाया। यहाँ शोषण का भी
उजागर किया। यानी जितना लगा उसको उतनी कमियों को भारत का बताने का उसने प्रयास किया। ये पूरी तरह से बात सत्य था। ठीक है, अब चलिए, अब आता है कि भूमि स्वामित्व का प्रश्न। इसके बारे में वो सबसे पहले बताता है, जैसे वहां पर वो पान और नारियल के बारे में बताता है। कौन? इब्न बतूता। अल बरूनी जो होता है वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है। वैसे ही यह व्यक्ति भूमि स्वामित्व का प्रश्न करता है। कहता है कि भारत में भूमि का मालिक आम जनता नहीं होती थी, यानी किसान नहीं होते थे। सारे भूमि का मालिक कौन होता था? मुगल राजा होता था। मुगलों का ही मालिकाना हक चलता था। इसलिए यहाँ के लोग जो थे दरिद्र और क्या थे? कमजोर थे, भिखारी थे। कह रहा कि बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने जमीन का मालिक नहीं था। सारे जमीनों का मालिक कौन था? मुगल था। मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था और सम्राट ही अपने अमीरों के बीच भूमि को बांटता था, जिसका परिणाम अर्थव्यवस्था और समाज पर विनाशकारी पड़ा था। हालांकि यह व्यवस्था केवल मुगलों तक ही सीमित नहीं था। कहता है कि यह व्यवस्था केवल मुगलों तक ही सीमित नहीं था, इससे आगे भी यह व्यवस्था चली थी। जो जमीन का मालिक मुगल थे और किसान उस पर खेती करते थे। बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भूस्वामियों का अभाव था, जिससे बेहतर वर्ग का उदय ना हो सका। कहता है कि यहाँ पे निजी भूमि स्वामी का अभाव था, इसीलिए एक अच्छे कुशल वर्ग का उदय नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पास न जमीन थी और ना उनके पास पैसा था। तो कैसे अपनी कुशलता का परिचय दे पाते और वो आगे बढ़ पाते? इसीलिए यहाँ पर इनका उदय ना हुआ। अभाव था जिससे बेहतर वर्ग का उदय ना हो सका। बर्नियर के अनुसार भारत में भी लोग अमीर नहीं थे। यह व्यवस्था यूरोप में बिल्कुल विपरीत था। बर्नियर मुगल साम्राज्य के बारे में लिखता है कि राजा भिखारी और क्रूर लोगों का राजा था। शहर और नगर खराब हवा से दूषित था। हालांकि ऐसा था नहीं, इसने जरूर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के यूरोप से आया था तो बातें लिखता था। वरना आप पीछे देखेंगे कि यहीं पर अल बरूनी आकर के इब्न बतूता आता है और दिल्ली की तारीफ करता है, और वही यह व्यक्ति कहता है कि दिल्ली की सांसें हवा नहीं अच्छी थी। बहुत हद तक इसने कुछ पक्षपात नहीं किया। दूषित था, खेत झाड़ीदार तथा दलदल से भरे हुए थे और इसका एकमात्र कारण था राजकीय भूस्वामित्व। लेकिन एक भी दस्तावेज नहीं मिलता। जितना ये बात कहता है, इस टाइप का कोई दस्तावेज हमको नहीं मिलता जिसमें ये पता चले कि मुगल सारे जमीन का मालिक भूस्वामी थे और यहाँ पर दरिद्रता, गरीबी जैसी, भिखारी जैसी स्थिति बनी हुई थी। ऐसा कोई दस्तावेज हिंदुस्तान में नहीं मिलता है। फिर भी बर्नियर इस बात को लिखता है और यही की वजह से, इसी की वजह से उसकी किताब मुगल एम्पायर जो होती है, ट्रेवल मुगल एम्पायर, जो यूरोप में छपता है और बहुत ज्यादा बिकता भी है, क्योंकि उसमें भारत की हीनता को उसने दर्शाने का प्रयास किया है, कमजोरी को दिखाने का प्रयास किया है। राज्य भूमि का एकमात्र स्वामित्व था। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को भी प्रभावित किया। मॉन्टेस्क्यू हो या कार्ल मार्क्स, मोटेस्क्यू ने बर्नियर का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांतों को विकसित करने में किया। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर बताया। कहा कि मुगल काल के जो शहर थे वो एक शिविर थे, जैसे एक सिपाही का शिविर होता है ना, फौजी का, उस टाइप का एक शिविर था, जबकि ये बिल्कुल गलत था। ऐसा मुगलों का शहर नहीं था। नगर बताया, दिल्ली हमारी लाल किला थी उस समय। राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आता था और दरबार के चले जाने के बाद पतन हो जाता था। भूस्वामित्व के प्रश्न पर की तरह भारतीय नगरों के बारे में भी बर्नियर ने अति सरलीकृत चित्र प्रस्तुत किया है, जो बहुत हद तक सही नहीं था। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई के बारे में क्या बताता है, देखिए। कहता है कि बर्नियर ने मुगल राज्य को एक निरंकुश राज्य बताया। कहा कि क्योंकि बर्नियर का विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल और सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है। बर्नियर बताता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों के को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफा राज्य द्वारा लिया जाता था, जिसके कारण उत्पादन हर जगह
पतोन्मुख था, यानी पतन था। बर्नियर का मानना था कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती है, क्योंकि उत्पादनों का सोना और चांदी के बदले निर्यात होता था। क्या होता था? सोना और चांदी के बदले में ये चीजें निर्यात यहां से होती थी। भूस्वामियों के प्रश्न की तरह भारतीय नगरों के बारे में भी बर्नियर ने अति सरलीकृत चित्र प्रस्तुत किया। उसके अनुसार सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, जैसे उत्पादन के केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान इत्यादि सब भारत में था, तो किसी बात का दिक्कत नहीं था। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े थे और अपनी जाति तथा व्यवसायिक संबंधों के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिम भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और अनेक नगर सेठ भी होते थे। अन्य शहरी समूहों में व्यवसायिक जैसे चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वस्तुनिष्ठ संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे, जिससे यह राजकीय प्रश्न पर आधारित बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। इस प्रकार बर्नियर ने अपने किताब ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में भारत में पाई जाने वाली एक अधिक समाज की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया है। यानी एक बेहतर सच्चाई को उजागर करने का क्या किया है? प्रयास किया है। अब कहता है कि महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक क्या स्थिति था, क्या नहीं, इसके बारे में हम बताते हैं। कह रहा है कि जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, उन्होंने महिलाओं की स्थिति को नहीं जानने की कोशिश नहीं की। निश्चित तौर पे जो भी यात्री आए, वो बर्नियर हो या फ्रांसवा बर्नियर हो या अल्बरूनी हो, इब्न बतूता हो, थे तो पुरुष, तो ज्यादातर पुरुषों के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा किया। महिलाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में वो सफल नहीं रहे और ना उन्हें पता चला कि इनकी स्थिति क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, कोशिश की जो अति रुचिकर था, महिलाओं की दासी के रूप में चित्रण किया गया। बाजार में दास तथा दासियों की बिक्री भी होती थी। इसका उल्लेख इब्न बतूता अपनी पुस्तक रिहाला में करता है और बताता है कि उसने स्वयं सुल्तान के लिए दास खरीद कर भेंट स्वरूप दिया था। खुद ही दास खरीदा और लाया और उसे क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट किया था। इसलिए दास प्रथा भारत में थी और दास प्रथा भारत में चलती भी थी। इसी प्रकार दासियां भी हुआ करती थी जो राजाओं की सेवा में कार्यरत होती थी। दासियों का इस्तेमाल घरेलू श्रम, पालकी और डोला उठाने, मुखबिरी और मनोरंजन के लिए कार्यों के लिए किया जाता था। बर्नियर ने पश्चिम को पूरब से बेहतर दर्शाने के लिए भारतीय कुरीति यानी सभी प्रथा को भी एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में प्रयोग किया। यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं के साथ किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी सामान्य के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। बर्नियर ने सती प्रथा, याद रखिएगा, सती प्रथा को भी भारतीय समाज की एक बड़ी कुरीति के रूप में उजागर किया है। उसका मानना है कि कुछ महिला के प्रसन्नता से मृत्यु के गले लगा लेती थी। मतलब कुछ महिला इसे अपनी बिल्कुल प्रसन्नता के साथ खुशी से गले लगा लेती थी, क्योंकि उनका अंतिम विकल्प तो यही हुआ करता था। ठीक है, कुछ बोल भी नहीं सकती थी ना, तो कुछ को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीजों के कारण चारों ओर फंसता था। उनका श्रम कृषि और कृषि के अलावा उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक गतिविधियों, परिवारों से माने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। इस प्रकार महिलाएं घरेलू कार्य के साथ साथ बाहरी कार्य को भी करती थी। इस प्रकार मुगल काल में महिलाएं दासी, दास, श्रमिक के रूप में कार्य करती थी। इस प्रकार इसने क्या किया, इसके बारे में बताने का
प्रयास किया। यानी जो भी चीज देखा, सुना, समझा, उसके बारे में फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल इन मुगल एम्पायर में बताने का प्रयास किया। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इसने बहुत हद तक सच्चाई को नहीं बताया, सच्चाई को नहीं बता रहा था और पूर्वाग्रह से ग्रसित, यानी पहले से चीजों से ही ग्रसित, ताकि वही बेहतर है, बाद वाला कितना भी बेहतर क्यों ना हो उसे हमें बेहतर नहीं बताना है। इस चीज से वो प्रभावित था और फ्रांस के बारे में ही बताता रहा। इतना भी नहीं था कि भारत बहुत तुच्छ गिरा हुआ था, मुगलों का समय था, मुगल बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब किस मामले में, धनायण के मामले में धनी मनी लोग थे। हमारे यहाँ लाल किला अन्य चीजें सही बनी थी, मुगलों का ही समय था और उसी के दरबार में ये रहता था। उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मुगल किस परिस्थिति में थे, लेकिन फिर भी उसने इस चीज को बड़ी बुरी तरीके से शिकायत के तौर पर लिखा, जो समाज की तुलना करने में भारत को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन ठीक इसके विपरीत अल बरूनी हो या इब्न बतूता, उन्होंने जो देखा वो लिखा और स्पष्ट तौर पे तुलना भी अगर किया तो किसी से साफ सुथरा तुलना किया, कमोबेश बराबर तुलना किया, किसी का पक्षपात नहीं लिया। लेकिन ऐसा बर्नियर ने नहीं किया था। इस प्रकार दोस्तों, मैंने 3 वीडियो के माध्यम से ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आप इस पूरे ही वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपका निश्चित तौर पे यहां से बनने वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपका बनेगा। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। यहां से 3 तरह के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हिस्ट्री में। साथ ही साथ ये चैप्टर आप अगर एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़िएगा वीडियो के बाद तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से पैसेज भी बनने की संभावना रहती है। इस चैप्टर से आपका चित्र नहीं आता है, इस चैप्टर से आपका मैप नहीं आता है, लेकिन इस चैप्टर से किताब की नामें पूछी जाती है एमसीक्यू में और पैसेज बनता है, और नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आता है। अब आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए और बनाने का प्रयास करिएगा। अगर दोस्तों आपको फिर से मैं कह रहा हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सपोर्ट करिए, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मिल करके एक बेहतर रास्ता बनाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़ेगा, और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं लगातार और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।